गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है इस क्लास में। आपकी आज एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जो कि 8 बजे हुई थी। करीब करीब पौने 9 बजे तक वो क्लास जो है चली थी। उसके बाद अब आपकी क्लास जो है 10 बजे हो रही है। ये रात के करीब 12 बजे तक चलेगी, 11:30 से 12 बजे तक। सिमिलरली कल भी आपकी एक 8 बजे क्लास है, एक चलेगी रात को 10 बजे। ठीक है। बाकी आने वाली जो क्लासेस है वो मैं कोशिश करके आपको कल शाम तक वहां पे विजिबल करा दूंगा। जितनी भी क्लासेस आपकी आने वाले पूरे महीने की अधिकतर क्लासेस में आपको जो है कोशिश करके बाय दिस वीकेंड और मंडे मॉर्निंग वहां पे शो करा दूंगा। ठीक है, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। गुड इवनिंग सभी को, वेलकम टू द सेशन। देखिए काफी सारी चीजें जो है बदल गई हैं इंटरफेस के चेंज की वजह से, बट एक अच्छी बात है कि अब आप सीख गए हैं कि नए इंटरफेस के साथ कैसे पढ़ना है और अब आप स्मूथली क्लासेस जो है लगा पा रहे हैं। स्पेशली जो थ्योरी क्लासेस हैं वो आप आराम से लगा पा रहे हैं, एक्सेप्ट वो डेटा वाला जो फैक्टर है जो आप लोग बता रहे हैं कि ज्यादा लग रहा है। अदर देन दैट सब चीजें ठीक हैं कि आप, अगर मैं एक सिंगल फ्लो में बोल के सब चीजें पढ़ाता हूं तो आप एक सिंगल फ्लो में चीजों को सुनकर अपने नोट्स बना पा रहे हैं। एमसीक्यूज में थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज वहां पे पोल खुलता है और स्लाइड बाद में आती है, तो वो सब इश्यूज आई अंडरस्टैंड हैं। बट थ्योरी में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है बिकॉज अगर आप एक बार ध्यान से चीजों को सुनेंगे समझेंगे तो ऑलमोस्ट एक सिंगल फ्लो में हम जो है क्लास को अपना लगाते हैं। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में काफी कुछ बताया था और यहाँ पे अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आने वाली 2-3 क्लासेस में, जब तक वो टॉपिक्स चलेंगे जो अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आपको मैं साफ बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि शुरुआत में हमने पार्ट्स सीखे थे, स्केड्यूल सीखे थे, सोर्सेस सीखे थे, उसी तरीके ये वाला पोर्शन आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, हम एक नए सफर पे चल रहे हैं। हम पार्लियामेंट एसोसिएटेड काफी सारे डिस्कशन कर चुके हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। अब मैं आपको एक नए सफर पे लेके चल रहा हूँ और मैं आपको छोटे छोटे क्रिस्प टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा। टॉपिक्स कैसे चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सीएजी ऑफ इंडिया क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजीआई क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोकपाल लोकायुक्त क्या होते हैं, क्या इनसे जुड़े सवाल आपके पेपर में पिछले समय बने हैं, उनसे एसोसिएटेड जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है। और विश्वास मानिए मेरा, काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। मतलब मैं ये नहीं देख रहा कि एसएससी के लिए है या किसके लिए है, अपनी तरफ से जो जो है इस टॉपिक से जुड़ा इंपॉर्टेंट वो सब आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद उम्मीद है कोई सा भी वनडे एग्जामिनेशन का पेपर उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो या फिर कोई स्टेट लेवल का वनडे एग्जामिनेशन की बात हो रही है, प्रीलिम्स की बात हो रही है, अधिकतर सवाल आपके जो है बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और पिंटू जी, डाउट अपना क्वेश्चन टैब में भेजिए, जाने से पहले आपसे बात होगी। बाकी सबके भी जो डाउट्स है कृपया सिर्फ क्वेश्चन टैब में भेजिए। रीजन बिंग की अब 15 सेकंड का गैप है हम लोगों में। मेरे बोलने के 15 सेकंड के बाद आपको आवाज आएगी, तब तक आप बहुत कुछ लिख चुके होंगे, तो उससे डिस्टर्बेंस होगी आपको, मुझे और बाकी सबको भी। तो इट्स बेटर कि हम जो आपके इश्यूज हैं सभी के वो बाद में डिस्कस करें। चलिए शुरू करते हैं जी। आ, देखते हैं कहानी आज आप कितना सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं। नीति आयोग। मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ से जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर बात जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपको अपने पेपर के लिए याद करनी है। ठीक है। और कोशिश करेंगे जो इंटरफेस एसोसिएटेड डिस्कशन है ये अब हम बंद कर देंगे बिकॉज सेम सेम बातें हम कई दिन से कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, और भी चीजें हैं आपकी जिंदगी में, है ना, उस पर फोकस कीजिए। आप अच्छे से अपनी क्लासेस को लगाइए और फोकस कीजिए अपने नोट्स बनाने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग। पेपर जैसा पूछता है वैसा पढ़ाया जाएगा, अननेसेसरी डेटा यहाँ पर डिस्कस नहीं करा जाएगा। यूपीएससी की क्लास नहीं है, स्टेट पीएससी की क्लास नहीं है। एसएससी की है तो एसएससी ओरिएंटेड डेटा पढ़ाया जाएगा। वो बात अलग है कि उससे हो सकता है आपको बाकी पेपर्स में भी मदद हो जाए, बट मेरा फोकस एसएससी और कुछ हद तक रेलवे एग्जामिनेशन पर रहेगा। इसके ऊपर आपको जो सीखने को मिल जाए वो आपके लिए बोनस है। ठीक है। नीति आयोग, सबसे पहले फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब और सिर्फ क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करेंगे, कमेंट सेक्शन वाले डाउट्स मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। देखिए पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, अर्लियर, या ऐसे लिखिए नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको नोट्स बनाने का। अगर आप आपस में बातें करते रह जाएंगे और आप सोचें कि बाद में मैं आपके लिए वेट करूंगा तो ऐसा मैं ज्यादा समय नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए सिंसियरली क्लास को लगाइए। फोटो से दूर है चीजें, फिर भी मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं अपनी वीडियो को। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुकी है, बट फिर भी पेपर में अभी भी प्लानिंग कमीशन से सवाल आते हैं। प्लानिंग कमीशन को मैं पीसी से डिनोट करूंगा, पीसी। सबसे पहले पीसी का डिस्कशन हम थोड़ा सा करेंगे अगले पेज पे, और उसके बाद जो है हम डिस्कशन करेंगे नीति आयोग का। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ नोट करा है नीति आयोग की फुल फॉर्म और नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन, सीधी बातें करेंगे, क्रिस्प बातें, अननेसेसरी चीजों को लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। पीसी की फुल फॉर्म है प्लानिंग कमीशन। ज्यादा लिखने का काम होगा आज क्योंकि समझाते मैं साथ साथ चलूंगा, आज ज्यादा लिखना होगा तो कोशिश करिएगा
फोकस आज क्लास पे रहे तो अच्छा है। 15 मार्च 1950, स्क्रैप्ड। 13 17 में से कोई सी भी डेट आपको दिखे टिक कर सकते हैं। अगस्त 2014। कुछ बुक्स में 13 तारीख लिखते हैं, कुछ में 17 लिखते हैं, हार्डली मैटर्स, ऐसे डेट पे नहीं खेलते ये लोग, क्योंकि कई बार होता है अनाउंसमेंट हुई उसके 2-4 दिन के बाद एग्जीक्यूशन हो गया। स्टिल फॉर्मेशन की डेट आपसे पेपर में पूछी गई है 1-2 बार पहले। प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना, इसका जो फंक्शन था वो था प्रिपरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, और लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो था 12th 5 ईयर प्लान। ध्यान रखेंगे प्लानिंग कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चेयरमैन अब तो कोई भी नहीं है बिकॉज ये खुद ही नहीं है, बट जब थी तब चेयरमैन होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अभी के केस में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये केसी नेगी जी जो हैं उनकी वो जो कमेटी थी उसके कहने की वजह से बनाई गई थी। कमेटी एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन केसी नेगी, एडवाइजरी बोर्ड था वैसे तो ये, बट हम कमेटी कह सकते हैं। देखिए एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ये आप शायद देख पा रहे होंगे। कहानियां नहीं लिखी जा रही है, जैसा पेपर पूछता है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो डेटा आपको पढ़ाया जा रहा है। फुल फॉर्म बता दी, कब बना, कब हटा, काम क्या था, आखिरी प्लान क्या था, हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन होते थे और कौन सी कमेटी एसोसिएटेड है, बात खत्म। इससे ऊपर कुछ पूछे तो छोड़ देना, इससे ज्यादा पढ़ने का मतलब है फिर समय व्यर्थ करने वाली बात है। चलिए अब आते हैं हम नीति आयोग पे। प्लानिंग कमीशन की एक सिंगल स्लाइड मैंने बनवानी थी, अब मैं जो पढ़ाऊंगा नीति आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रैप का मतलब खत्म कर दी गई, बंद कर दी। जैसे समझ गए ना क्या है स्क्रैप का मतलब, बंद कर दी, यानी इसके बाद प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती, नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया। चलिए आ जाते हैं जी नीति आयोग पे वापसी। अब जो पढ़ाया जाएगा नीति आयोग के बारे में पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग को हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपके और मेरे बीच में क्योंकि करीब 15 सेकंड का गैप है, तो आप जब बोलेंगे कि सर पिछली स्लाइड दिस दैट, वो 15 सेकंड का फासला आ जाएगा हमारे बीच, तो सजेशन है कि आप साथ साथ ही नोट करिएगा। ठीक है, केसी नेगी NEOGI कमिटी, KCNEOGI कमिटी, ऑल्सो नोन एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अब कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि भाई क्यों, क्या नीड है, क्यों हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा, तो वो मैं आपको सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा समझाऊंगा, जब तक आप अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। सबसे पहली बात, सरकार का जो दिमाग है वो एक तरीके से नीति आयोग है, यानी सरकार को जो सजेशंस देने का काम है वो नीति आयोग का है कि कैसे चीजें जो है चलनी चाहिए। अब सरकार का कहना है कि जो प्लानिंग कमीशन थी ना, इसकी अप्रोच जो थी वो थी सेंटर टू स्टेट, बट जो नीति आयोग है इसकी अप्रोच जो है वो ठीक इससे उल्टी है, वो है बॉटम अप अप्रोच। मैं वही कीवर्ड्स लिख रहा हूं जो सरकार ने बोले हैं, जो सरकारी डेटा में है, इसलिए मैं ऐसा स्टेट टू सेंटर ऐसा कुछ नहीं लिख रहा। पेपर में कॉन्फिडेंस बना रहे, ऑप्शंस को देख के उसी तरीके की बातें लिखी जा रही है। सपोर्ट्स फेडरल सिस्टम, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सरकार का कहना है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीजों को प्लान करेगी दिल्ली में बैठ के, और वो चीजें इंप्लीमेंट होगी पूरे देश में, जो कि सरकार का कहना है कि गलत है। बिकॉज दिल्ली में बैठ के आप डिसाइड नहीं कर सकते केरला में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा और लद्दाख में क्या होगा। वो एक तरीके से थोपने वाली बात है कि स्टेट के ऊपर चीजें थोपी जा रही है, जो कि गलत है देखा जाए तो। ऑन दी अदर हैंड नीति आयोग क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच रखता है। इसका मतलब यह है कि चीजें नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, यानी मोर पावर दी गई है लोअर पार्ट्स को। यानी अगर मान लेते हैं कोई जिला है उसके पास काफी पावर हो गई, या कोई राज्य है उसके पास काफी पावर हो गई, जो सेंटर का काम है उसका काम मेनली है चीजों का कोऑर्डिनेशन। ये सरकार का कहना है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन क्यों रिप्लेस करी गई, बिकॉज उसमें सेंटर स्टेट अप्रोच होती थी। अब नीति आयोग के अंदर बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। फेडरल सिस्टम का मतलब है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये सेंटर जो है वो स्टेट के साथ चीजों को शेयर कर रहा है, ना कि उस पे चीजों को थोप रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग,
फिर से वही बातें, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक होते हैं चेयरमैन जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस समय के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो वो माने जाएंगे। थ्योरेटिकली पीएम इज द हेड ऑफ नीति आयोग। दूसरे नंबर पे दोस्तों होता है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। दूसरे नंबर पे सीएम्स ऑफ यूटीज, ऑब्वियसली उन यूटीज के जिनके पास लेजिस्लेचर है, जिसके पास लेजिस्लेचर ही नहीं है वहां के सीएम तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तीसरे नंबर पे एलजीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूटीज। ये आपको याद रखना है कि गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या आता है, यानी भले ही प्रधानमंत्री फैसला सुनाएंगे या उनके पास ज्यादा पावर है, वो चेयर है यानी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, बट गवर्निंग काउंसिल यानी जो ओवरऑल पूरी टीम है उसके अंदर सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होगा। कोशिश करी जाएगी सभी जगह के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए, बट अगर कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां के जो है जो गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सबको जो है बुलाया जाएगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे इसका हिस्सा होगा रीजनल काउंसिल। ये मैं थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा हूं, मैं मतलब क्लियरली कहूंगा कि मैं एसएससी को पार करके थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। रीजनल काउंसिल यानी कुछ इलाकों में होंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसके मेंबर्स होंगे, एक तो चेयरपर्सन होंगे यहाँ पे जो कि पीएम ही होंगे, और साथ में सीएम और एलजी ऑफ स्टेट्स या फिर यूटीज इन्वॉल्व। देखिए जरूरी नहीं है कि हर मसला सबके साथ डिस्कस करा जाए। मान लेते हैं कोई मसला हो गया जो मिजोरम नागालैंड से एसोसिएटेड है, तो वहां के लिए एक रीजनल काउंसिल बना दी जाएगी जिसमें पीएम चेयर ही होंगे, साथ में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर मान लेते हैं कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां के गवर्नर एलजी जो है वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। तो रीजनल काउंसिल का जो काम है वो उन इश्यूज को सॉर्ट करना है जहां पर एक से ज्यादा स्टेट्स कंसिडरेशन में है। लिख देता हूं, फॉर्म्ड टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज impacting more than one state। ये जो टॉपिक सब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, आप विश्वास मानिएगा बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपको इसमें दूंगा। आप चाहें तो इसे एक दो जगह और पढ़ के कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से टॉप नॉच जो बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है वो आपको देने की कोशिश करूंगा, बदले में आपका काम है इसे ईमानदारी से याद करना। अभी तक मैंने आपको काफी सारी बातें बता दी हैं कि आपको नीति आयोग में एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं जो कि प्रधानमंत्री है, एक गवर्निंग काउंसिल है जिसके अंदर सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, कोशिश करके मुख्यमंत्री वरना गवर्नर, और एक रीजनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट है जो कि उन सभी राज्य जिनका बीच ये मसला है वहां के सीएम या एलजी होंगे, और साथ में मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है वो उसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है जी। ये तीन चीजों के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि कभी कभार एक्सपर्ट्स की नीड होती है। मान लेते कोई ऐसा मसला है जो मेडिकल बहुत बड़ा मसला आ गया है, तो उस केस में एक्सपर्ट्स की नीड है, वहां पे सीएम पीएम एलजीज कुछ नहीं कर सकते, तो काफी बार स्पेशल इन्वाइटीज भी इसका हिस्सा बनते हैं। स्पेशल इन्वाइटीज जैसे कि एक्सपर्ट्स हो गए या फिर स्पेशलिस्ट्स हो गए। अब यहां पर एक सवाल पेपर आपका बना सकता है जी, हु नॉमिनेट्स दीज इन्वाइटीज, तो ध्यान रखना दे आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पेशलिस्ट नॉमिनेटेड बाय पीएम। जनरली क्या होता है, हमें ऐसे नॉमिनेशन टाइप के जो काम है लगता है कि प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट क्योंकि ये जो है नीति आयोग पीएम इसके चेयरपर्सन है तो वही ये काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, वो भी आपको बताता हूं। फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग। स्पीड आपको आज बना के चलनी होगी दोस्तों। ऑफ नीति आयोग, सबसे पहले ऑब्वियसली चेयरमैन ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर। डाउट मैं कोशिश करूंगा एंड में एड्रेस करके जाऊं, अगर किसी वजह से रह जाए तो कल वाली क्लास में भेज देना, क्योंकि अभी तक 17 डाउट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टिल आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। वाइस चेयरमैन जो है वो होंगे एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम। ये एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी जनरली एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होगी। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, जो भी होंगे वो प्रधानमंत्री बताएंगे। किसी वजह से खुद प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है तो वाइस चेयर जो है सारी मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगेन ही इज अपॉइंटेड बाय पीएम। ये सेक्रेटरी रैंक के होंगे, यानी देसी भाषा में बताऊं तो बहुत बड़े लेवल के आईएएस अफसर के लेवल के होंगे। और इसके अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। फुल टाइम
मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, और पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, दो तक हो सकते हैं, अगले पेज पे लिखता हूँ। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर्स ही होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, वो करीब 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, ये जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं, और मैक्सिमम 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो यानी क्योंकि वो कहीं के मंत्री हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन गए। एक्स ऑफिशियो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें ये सब हैं कि किसने नॉमिनेट करा, कौन नॉमिनेट करता है, चेयरमैन कौन है, ये सब इतना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कंप्लीट डेटा है तो पढ़ाना फर्ज है मेरा। अब 3 है इसके विंग्स हैं जो आपको बस उसके नाम पता होने चाहिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। विंग्स, स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ नीति आयोग, स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ नीति आयोग, सिर्फ नाम ध्यान रखने। रिसर्च विंग, फुल टाइम मेंबर का ऐसा कुछ नहीं है कशिश, जहां पे जो है मैं लिखता चल रहा हूं, ठीक है ठीक है, आराम से नोट कर लो, जहां पर जो नंबर्स हैं श्याम कशिश एनॉल मैं लिखते चल रहा हूं, आप चिंता ना करें। हर जगह हर चीज नहीं है, जहां पर जो है वो बता रहा हूं। रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, और एक टीम इंडिया विंग है। टीम इंडिया विंग में हर राज्य का, हर मंत्रालय का एक एक मिनिमम एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये आपको बस थोड़े से नाम ध्यान रखने हैं, हर स्टेट हर मंत्रालय का एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पर होता है। रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग। चलिए, ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा ढांचा समझाया है कि ये देखने में कैसा लगता है। अब मैं आपको बताता हूं इसके काम क्या है। काम मेनली आपसे जो है पूछे जाएंगे, जब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, इस तरीके, तब आपसे जो है ये इनमें से एक सेंटेंस आपको वहां जो है हो सकता है मिल जाए कि इनमें से कौन सा है, या फिर एक ना मिले कि कौन सा नहीं है, इस तरीके। श्याम, स्पेशलाइज्ड विंग का मतलब हो गया एक ऐसा हिस्सा नीति आयोग का जो कि एक ही काम के लिए डेडिकेटेड है। जैसे रिसर्च विंग जो होगा, इसका काम केवल और केवल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएटेड काम होगा। कंसल्टेंसी विंग का काम केवल और केवल कंसल्टेंसी यानी सुझाव प्रस्तुत करना होगा नीति आयोग को। ऐसे ही ये जो विंग्स है इनका स्पेसिफिक काम है, ठीक है। आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं, चलिए अब आते हैं फंक्शंस ऑफ नीति आयोग पे। पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, जिससे कि जब तक आपको मेरी आवाज मिले तब तक आप मतलब चीजें नोट कर चुके हो, और साथ साथ नोट करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, समझा दूंगा जो भी शब्द हैं सब समझा दूंगा। जैसे फॉस्टर शब्द दिखा, मान लेते नहीं मतलब पता, तो थोड़ी जगह छोड़ देना। कभी मान लेते मैं बताने से चूक भी जाऊं तो गूगल मारा क्लास के बाद और लिख लिया उसका मतलब। बचना नहीं है ऐसे शब्दों से, सीखना है इन्हें, क्योंकि आज नहीं कल काम आएंगे। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, थिंक टैंक, और इनोवेशन हब कह सकते हैं, एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये थिंक टैंक अलग है, नॉलेज इनोवेशन हब अलग है। पढ़ने के लिए ऐसा मत समझना एक ही सेंटेंस में दो एंड कैसे आ गए। इसका काम क्या क्या है, पॉलिसी को डिजाइन करना है, और पहले चलो लिख लो। ठीक है, देखिए नीति आयोग का काम क्या है। नीति आयोग का काम है पॉलिसीज बनाना। फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसे प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनाता था कि अगले 5 साल क्या होना चाहिए, दिस दैट, ऐसी नीति आयोग का काम है पॉलिसीज बनाना कि आगे देश कैसे तरक्की करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, टू
करेज, यानी फेडरलिज्म, यानी जो संघीय तंत्र है, यानी जो स्टेट है और सेंटर है, इनके बीच के रिलेशन अच्छे रहे, कोऑपरेटिव रहे, इस चीज को बढ़ावा देना है इसका काम। साथ में मॉनिटर करना कि जो पैसा मान लेते हैं भारत सरकार ने राज्यों को दिया है, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए दिया है, क्या वो उसी जगह पे खर्च हो रहा है, क्या उससे कुछ आउटपुट निकला भी है या फिर नहीं निकला है, क्या जो टारगेट्स थे वो मीट हुए भी हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, ऐसी थिंक टैंक मैंने आपको समझा दिया। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इनोवेशन का मतलब होता है ऐसा कुछ बनाना जो अभी तक ना बना हो, तो नॉलेज इनोवेशन हब है, यानी क्योंकि अब इनके पास रिसर्च विंग भी है, तो ये जो है ऐसी नई नई चीजें बना सकते हैं जिससे कि देश को फायदा हो सके। ठीक है, मैं देखिए क्या कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं फिर आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आपको लिखने का समय मिल जाए और अपना समय जो है वेस्ट ना हो, एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसेस जो कि है नीति आयोग के। नीति आयोग से जुड़े कौन कौन से ऑफिसेस हैं? ऑफिसेस अटैच्ड टू नीति आयोग। मुझे कोई भी शौक नहीं है जबरदस्ती आपको टॉर्चर करने का, बट एसएससी आलतू फालतू चीजें पूछता है, थोड़ी एसएससी से ऊपर की चीजें पूछता है, इसी वजह से ये ऑफिसेस पढ़ाए जा रहे हैं। अदरवाइज टेक्निकली नीति आयोग में बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे। सबसे पहला ऑफिस है निलर्ड, जिसे पहले कहा जाता था फॉर्मरली IAMR। अब एसएससी बस यहीं पे खेलेगा जी, आपसे कहेगा निलर्ड की फुल फॉर्म बता दो, और बस आपको लगेगा अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं, कभी कहीं सुना ही नहीं। निलर्ड फॉर्मली IAMR। देखिए ये जो रीनेमिंग हुई है, IAMR इज रीनेम्ड टू निलर्ड इन 2014। अब इनकी फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। सबसे पहले निलर्ड के बारे में बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म। पहले इसका हेडक्वार्टर लिख देते हैं, चलो। हेडक्वार्टर जो है वो है नरेला में, नरेला है दिल्ली में, तो पेपर पूछे दिल्ली पे टिक कर देना। निलर्ड की फुल फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ फुल फॉर्म हेडक्वार्टर पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहले इसका नाम होता था IAMR, जिसकी फुल फॉर्म थी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। नोट करिए जी। अब देखिए मैं इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चाहूँ तो निलर्ड के पीछे पढ़ सकता हूँ, IAMR के पीछे पढ़ सकता हूँ, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना टॉपिक नहीं है वो। मेरा पर्पस था बस आपको नाम बता देना, फुल फॉर्म बता देना, हेडक्वार्टर बता देना, इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है, और आप पढ़ना चाहें खुद पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफी है। निलर्ड के बाद अगले नंबर पे DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, अगले पेज पे लिखते हैं। कलर हमने चूज करा है रेड, तो रेड को ही कंटिन्यू करते हैं। DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। एक दो अलग अलग ऑफिसेस होते थे, पहले लिख देता हूं मैं फिर समझाऊंगा, चलो। एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाय मर्जिंग PEO और IEO, PEO एंड IEO। PEO क्या है? ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। हरवीर इस महीने में इसका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस कोर्स का, बाकी नंबर ऑफ सेशंस का आंसर मैं आपको कल 10 बजे वाली क्लास में दूंगा। यस देव, बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसा ही है। और जनरली गवर्नमेंट चेंज पे आपको ये सब देखने को मिलता भी है, जो कि अच्छा है देखा जाए तो। देखिए मेरा मानना क्या है ना देव, कि अगर हमने किसी को वोट देके उस गद्दी पर बैठाया है तो फिर हमें उन्हें फुल फ्रीडम देना चाहिए। भाई अगर मैंने अपनी गाड़ी की चाबी आपको दे दी तो फिर मैं आपको जज ना करूं रोज बैठ के, फिर मैंने अगले 5 साल आपको पूरा समय दिया, बदले में मुझे चाहिए प्रोग्रेस अपने देश से, तो उसके लिए जो चेंजेस सरकार को ठीक लगते हैं वो करेंगे। और ऐसा सब सरकारों के साथ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पहले की गवर्नमेंट हो। हमने वोट दे दिया, फिर 5 साल वेट करना है, फिर जज करके अगली बार का वोट देना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख देता हूं चलो, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता।
एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों के 15 रीजनल ऑफिसेस होते थे, उन सबको बंद करके सबका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया था। अगर चाबी छीन ली, नहीं छीन सकते ना, वोट मुझसे छीन थोड़ी सकता है कोई। सोच के देखो ना, वोट मैं देने जाता हूं, सब लोग वोट देते हैं मिलके, तभी सरकार बनती है। अपने देश में चाबी नहीं छीनी जा सकती, दूसरे देशों में होता होगा, अपने में हम वोट देते हैं फिर सरकार बनती है। चले जी आगे। ये मैंने आपको बता दिया नीति आयोग के बारे में, जो भी मुझे बताना था। इसके अलावा आप जितना चाहें खुद पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूं लिखने का, हम आगे चलते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लिख देता हूं मैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है एनडीसी। कहीं आपको लगे सर जी हमने तो उसी में छाप दिया, नहीं। अगला टॉपिक है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मैं रिकमेंड करूंगा नए पेज से आप इसे नोट करिए, जिससे कि रिवीजन में गलती से भी गलती ना हो पाए दोनों को मिक्सअप करने की। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एस्टैब्लिश्ड 16 अगस्त 1952। लास्ट मीटिंग 57th मीटिंग थी, जो कि हुई थी 27 दिसंबर 2012। हरवीर, मैंने अभी ऑलरेडी इसका आंसर दिया, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची होगी, दोबारा बता देता हूं। ये कोर्स पूरे चांसेस है इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्लासेस क्या ऐड होंगी वो मैं आपको कल 10 बजे वाली क्लास में बताऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 6 क्लासेस के आसपास आप मान सकते हैं, एक रफ आइडिया मैंने आपको भी दे दिया है, बाकी मैं आपको कल की क्लास में इसका अपडेट दे दूंगा। टू अप्रूव 12th 5 ईयर प्लान। याद है ना 12th 5 ईयर प्लान कब आया था? 2012 से 17 में। अब दोस्तों, अगर एक कंपनी बनाई गई जिसका काम था कुछ करना, और वो काम ही बंद हो गया, तो कंपनी किस काम की, है ना? यानी अगर एनडीसी का जो काम है वो है 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करना, 5 ईयर प्लान्स ही नहीं है, तो फिर वो किस काम की? यानी एनडीसी का भी अब फिलहाल कोई काम नहीं है, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करती है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और हो सकता है आगे जाके बंद हो जाए, जैसे प्लानिंग कमीशन बंद हो गई, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये है तो आपको पढ़ाया जा रहा है। जब ये नहीं होगी तब भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के तरीके इससे भी सवाल तब भी बन सकते हैं। तो आइदर वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की, यानी इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। गुड इवनिंग। चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। दोस्तों, पहले इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हुआ करते थे, 1967 में चेंज जो है करा गया था, ऐसे लिख सकते हैं वैसे। मेंबर्स बैक, ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो स्पीड बनाए रखना है, जब आप लोगों को डेटा थोड़ा ज्यादा है। मेंबर्स में हो गए ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स सिंस 1967, CMs of all states, CMs या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स of all UTs, members of नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन और सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेम है। ठीक है, आप छापिए, मैं समझाता हूँ। श्याम, जैसे ये बनी 1952 में, तो 1952 से क्या होगा, बार बार ये आपस में मुलाकात करते होंगे, ये टीम मीटिंग होती होगी,
तो जो आखिरी मीटिंग थी वो 2012 में हुई थी, जो कि 57वीं मीटिंग थी। ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लेते हैं, इसलिए लिखवाया जा रहा है, ठीक है। आखिरी मीटिंग थी तो सोचा नंबर आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर अधिकतर वही लोग आपको देखने को मिलते हैं जो नीति आयोग में है, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री वहां भी, यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर अलग से हैं, सीएम्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह ये भी सेम है। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग इसलिए लिखा गया बिकॉज वहां पे भी हमारे कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे या एक्सपर्ट्स थे, तो वो सब भी इसका हिस्सा बनते हैं। और जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे वो इसके सेक्रेटरी हैं, बट क्योंकि तब से अब तक मीटिंग हुई नहीं तो इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। देखिए एनडीसी का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये क्या करते हैं जी, रिकमेंडेशंस देते हैं सरकार को कि भाई ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, बट ये बाइंडिंग नहीं है। सरकार को जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या कहानी है प्लानिंग कमीशन और इसका कनेक्शन क्या है। देखिए प्लानिंग कमीशन जो है ना दोस्तों, 5 ईयर प्लान बनाएगा। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग नहीं, बिकॉज नीति आयोग तो 5 ईयर प्लान बनाता ही नहीं, अब ये तो कॉन्सेप्ट ही बंद हो चुका। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया और उसके बाद ये कहा गया सबमिटेड टू यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। फाइनली एक कैबिनेट मंत्रियों के सामने गया अप्रूवल के लिए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री एवं ही अप्रूव नहीं कर देते, ये क्या करते हैं जी, एनडीसी के सामने लिखते हैं, प्लेस बिफोर एनडीसी। मेरा रिकमेंडेशन है जो मैं अपनी स्क्रीन पर अभी लिख रहा हूं, इसे लिख लीजिए, रिवीजन में जब आप समझेंगे तो आसानी रहेगी। प्लेस बिफोर एनडीसी फॉर एक्सेप्टेंस, या फिर रिकमेंडेशंस। भाई एनडीसी के सामने रखा जाएगा कि कोई रिकमेंडेशन वगैरह हो तो बता देना। रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, कीप दिस इन माइंड। रिकमेंडेशंस ऑफ एनडीसी आर नॉट बाइंडिंग। उसके बाद इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया जी, जैसे अपना बजट प्रेजेंट हो जाता है, और अप्रूव हो गया जी, बात खत्म, बन गया ऑफिशियल 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, तैयार हो गया, ठीक है। देखिए अब आप सोच के देखिए, एनडीसी में वही है जो प्लानिंग कमीशन में थे अधिकतर लोग, तो जनरली यहाँ पर रिकमेंडेशंस देना, क्लैशेस आना, ये सब नहीं होता है। स्टिल ये एनडीसी बनाया गया था बिकॉज प्लानिंग कमीशन का मानना था सेंटर टू स्टेट चीजें जाती हैं, तो एनडीसी में क्योंकि स्टेट के सीएम्स भी हैं तो उनकी आवाज भी बुलंद रहे, तो उन्हें इसके अंदर इंक्लूड करा गया था। बट रिकमेंडेशंस वर नॉन बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग नहीं थी। नोट करिए, मैंने आपको 2 बेहतरीन टॉपिक्स आज की क्लास में पढ़ा दिए हैं और अभी कहानी नहीं रुकी है। चलें जी आगे। अब दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो इन दोनों टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमने 2 नहीं 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। प्लानिंग कमीशन भी टेक्निकली हमने पढ़ ही लिया है, और साथ में नीति आयोग, और उसके बाद हमने जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है बाइंडिंग का मतलब है जबरदस्ती नहीं है, कि वो बाउंड नहीं है। जैसे कि आप मुझे कहते हैं सर मेरे डाउट्स आज ले ही लेना, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी, यानी ऐसा नहीं है कि वो होगा ही होगा। हो सकता है मुझे ठीक लगे वो बात तो मैं ऐसा कर दूं, हो सकता है ठीक ना लगे, समझ पा। लेकिन अगर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, स्कूल के टीचर होमवर्क देते थे, तो वो दैट वाज बाइंडिंग, यू आर बाउंड टू डू दैट, आपको करना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ऑफिस में सीनियर ने जूनियर को कोई काम कहा तो वो बाइंडिंग हो गया, बट जूनियर ने सीनियर को कोई रिकमेंडेशन दिया तो वो बाइंडिंग नहीं हुआ, वो एक सजेशन हो गया बस, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों लोकपाल एंड लोकायुक्त। नेक्स्ट टॉपिक लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। ये अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए लोकपाल एंड लोकायुक्त। देखिए ये टॉपिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये करता क्या है, बिकॉज अब चीजें इससे ऊपर के लेवल की पूछी जाती हैं। क्या करता है एग्जैक्टली इससे अभी तक सवाल कुछ खास नहीं बने, बट इनडायरेक्टली घूम फिर के इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले लिख देता हूं जिससे कि आप छाप सके जब तक मैं बोलूं। टू चेक द abuse
या फिर मिस यूज ऑफ पावर्स एंड डिस्क्रिशन बाय सिविल सर्वेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा लगाया, ध्यान रखना। ये क्या है, देखिए जो ऑफिस होता है, थोड़ा सा अगर आप में से कोई सरकारी जॉब में है तो उसे पता होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ऑफिस में लेवल्स होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, ग्रुप डी होता था, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ऐसे करके चलता था। ग्रुप डी तो खैर खत्म कर दिया। तो जो ग्रुप सी है वो जनरली वो लोग होते हैं जो कि जिनका काम थोड़ा हार्ड वर्क वाला ज्यादा होता है, जैसे कि नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, दिस दैट। जो ग्रुप बी होते हैं उनका काम ए और सी के बीच का होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा दिमाग लगाना होता है और थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना ही होता है। जो ग्रुप ए है उनका मेनली काम है मैनेजमेंट वाला, यानी उनका काम है फैसले लेना। फैसले लेने के लिए दी जाती है बहुत ज्यादा पावर, जो कि जरूरी भी है क्योंकि हर जगह मंत्री जी नहीं पहुंच सकते। जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, या फिर जजेस हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे और बड़े बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, एक्चुअल पावर, वो उससे चीज़ें बदल सकते हैं। तो उस पावर का यूज़ होता है तो मिसयूज़ भी होता है। और मिसयूज को ही कहा जाता है एब्यूज ऑफ पावर, यानी पावर का गलत तरीके इस्तेमाल करना, नुकसान पहुंचाने के लिए, करप्शन के लिए, इलीगल काम करने के लिए। उस चीज पे कंट्रोल करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है पेश करा गया था। और ऐसा नहीं है कि ये नया है, नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दुनिया में बहुत पहले से है, हम काफी लेट हो गए हैं इसे लाने में। तो दुनिया में इसकी शुरुआत होती है स्वीडन से। स्वीडन एक देश है, वहां से इसकी शुरुआत होती है 1809 में। ये आपके पेपर का सवाल है जो भी मैंने बोला है कि ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है या दुनिया ने कहाँ से उठाया, तो स्वीडन से उठाया है। ये लिख देता हूं मैं आपके लिए अगले पेज पे। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पावर एंड डिस्क्रिशन बाय सिविल सर्वेंट्स। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन बना था स्वीडन में 1809 में। ये मेरे पीछे चला गया होगा मुझे लगता है, तो नीचे लिख देते हैं इसे 1809। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये ओम्बड्समैन का मतलब होता क्या है, देखिए ओम्बड ये शब्द से बना है ओम्बड्समैन। ये स्वीडिश स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन। समझाऊंगा, चिंता मत करो। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन, यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। जैसे आपने सुना होगा अपने पास बीओ करके एक सीट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन। न्यूज में भी आता रहता है, अमित जी कई बार इस बारे में टीवी पे भी हमें आके बताते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके एटीएम से पैसा कट गया और आपके पास एटीएम से निकला भी नहीं, मैसेज आ गया जी पैसा कट गया, तो जनरली वो पैसा एक दो दिन में वापस आ जाता है। वो एक सर्टेन लिमिट है, अगर उस लिमिट तक पैसा वापस ना आए तो आप बैंक जा सकते हैं। अब मान लेते हैं बैंक वाले आपको एंटरटेन ही नहीं करते, वो कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ, दिस दैट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई के पास। ओम्बड्समैन, आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है उनके पास, और वो जो है उस पर्टिकुलर बैंक के खिलाफ जो है सजा सुनाएंगे। तो ये है ओम्बड्समैन का काम, यानी वो पर्सन जो है, यानी आरबीआई जो है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी आपको पावर देने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि जो सामने वाला पावरफुल पर्सन है, जो कि हमारे केस में बैंक का मैनेजर था, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जैसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे देश में लोकपाल का, बट लोकपाल का जो पावर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जो स्वीडन का ओम्बड्समैन है दोस्तों, लिख देता हूँ। थोड़ा सा स्वीडन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। देखिए स्वीडन जो है ना, इसकी जो पार्लियामेंट, ऐसे ही बता देता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। ये 4 साल का इसका टर्म है। जैसे अपने पास 5 साल का टर्म होता है, इसे रिक्स डैक के नाम से जानते हैं। नेम रिक्स डैक। इसमें 349 मेंबर्स हैं और ये यूनी कैमरल है। यूनी मतलब एक, कैमरल मतलब कमरे, मान लो देसी भाषा में कमरे जैसा लग रहा है ना, यानी एक सिंगल हाउस है। जैसे अपना बाय कैमरल है, बाय मतलब दो, बाइसिकल में बाय का मतलब दो। ठीक है, तो दो हाउस है अपने पास, लोकसभा राज्यसभा। इनके पास एक सिंगल हाउस है जिसमें 349 मेंबर्स बैठते हैं। और जैसे हम अपने वाले को संसद बोलते हैं, ऐसे ही इसे रिक्स डैक बोलते हैं। और 4 साल इसकी टर्म जो है होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, डेटा काम का है। बहुत सारा आलतू फालतू डेटा मैं इससे जुड़ा आपको लिखवाने वाला हूँ इस क्लास में, थोड़ा याद करना मुश्किल रहेगा बट लिख लीजिएगा। पहला इंस्टीट्यूट जो बना था स्वीडन में बना था 1809 में।
और स्वीडिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड 4 बातें मैंने आपको अलग से बताई हैं। 1809 में बना है स्वीडन में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो स्वीडन का ओम्बड्समैन है, क्योंकि ये पहला था ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बनता है चर्चा करना। स्वीडिश ओम्बड्समैन ये अपॉइंट करा जाता था पार्लियामेंट के द्वारा, बाय पार्लियामेंट। और ये भी क्योंकि वहां की पार्लियामेंट 4 साल की थी, तो ये भी हर 4 साल में अपॉइंट होता था। और इसका जो रिमूवल है वो भी करा जाता था बाय पार्लियामेंट। कैसे करा जाता था अपने लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे देश का मसला है। और इसका काम होता था हर साल रिपोर्ट सबमिट करना, एनुअल रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। स्वीडिश ओम्बड्समैन पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट और पार्लियामेंट के ही द्वारा रिमूव करा जाता था। 4 साल के लिए इसे चुना जाता था, हर साल इसे रिपोर्ट देनी होती थी रिक्स डैक को, यानी स्वीडन की पार्लियामेंट को। किसी के कुछ भी डाउट्स हो तो कृपया आप मुझे अगले 10 मिनट में भेज दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन टैब बंद करा जाएगा। ठीक है जी, स्वीडन की ओम्बड्समैन के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। अब कंट्रीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्वीडन के पास आया 1809 में, ध्यान रखेंगे। अगले नंबर पे फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर नॉर्वे। ये वही अच्छे वाले देश हैं, नॉर्वे। ठीक है, क्लास के अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही दुनिया जैसे क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं ना एकदम बढ़िया से, वैसे ये दुनिया के अच्छे बच्चे हैं 4-5 देश। और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, याद रखेंगे। जो ये तो चलो फैंसी वाले देश है, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री जिसके पास ओम्बड्समैन था, फर्स्ट कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कंट्री वो होती है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, टू अडॉप्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी आ गया था 1962 में, जबकि यूके में आया था 1967 में। ऐसे और बहुत देश हो सकते हैं, मैंने आपको मेन मेन लिखवा दिए हैं जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिंटू जी 3 सेकंड के लिए आपके लिए पैक कर दिया गया है। नोट कर लिया जी आपने, तो मैं आगे चलूं। चलिए, देखिए दोस्तों, जो ओम्बड्समैन है ना, उसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं थोड़ा समझाता हूं मैं। ये है बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक, कशिश जी एक एक करके सब बताया जाएगा। गवर्नमेंट अगेंस्ट टायरनी ऑफ ऑफिशियल डम। बहुत सारे शब्द एक साथ कर दिए मैंने, समझाता हूँ। नोट कर लीजिए, किसी का कुछ रह गया है थोड़ा सा प्लीज आज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, स्पीड अपनी बना के चलिएगा। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो बता देना, बैक कर दूंगा। स्टिल मेंटेन करोगे तो अच्छा रहेगा। ओम्बड्समैन के लिए लिखा है मैंने, बल्वार्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट टायरनी या टिरनी ऑफ ऑफिशियल। ये क्या है, क्या लिखा है मैंने। बुलवार्क क्या होता है, एक मजबूत, आप दीवार जैसा कुछ मान लो, या शिप, शिप आपने देखा है ना, शिप कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है इसे बुलवार्क बोलते हैं, ये शिप है। ठीक है, ये क्या करता है जी, पानी को काटता है, पानी से नष्ट नहीं होता, यानी ये बहुत मजबूत चीज होती है। ऐसे आप थोड़ा बस शाब्दिक अर्थ इसका समझ लो, यानी एक ठोस नींव मान लो, दीवार मान लो, कुछ भी मान लो, जो डेमोक्रेसी की एक दीवार है अगेंस्ट क्या, ऑफिशियल डम, यानी ये जो सरकारी लोग हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं और ये आपको कुछ नहीं समझते, इनका जो हुकूमत है उसके खिलाफ डेमोक्रेसी की एक बुलंद आवाज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आप बात को समझ चुके हैं। भारत में अभी जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है जी, यहां तक आप समझ गए, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं लोकपाल ऑफ इंडिया। अब फाइनली वो बता देता हूं जहां से लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले फर्स्ट
लोकपाल, पीसी घोष जी, अगेंस्ट के बाद TYRANNY, ठीक है, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और करंट लोकपाल, कॉमनवेल्थ कंट्री वो है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। पीके मोहंती जी, प्रदीप कुमार मोहंती, सिंस 28 मई 2022, ठीक है जी। पीके मोहंती जी, ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो इनका टेन्योर है वो है 5 years ऑफ सर्विस और 70 years ऑफ एज, नॉट 65। सीएजी का 6 और 65 चलता है, यहां पर 5 और 70 है, कीप दिस इन माइंड, विच एवर इज अर्लियर। यस श्याम जी, ये एक ही है। वैसे एक ऑफिस है ये लोकपाल का, बट पर्सन एक ही होता है, अभी समझाऊंगा अगले पेज पे। अबे लोकपाल लोकायुक्त जो शब्द है, लोकपाल एंड लोकायुक्त, टर्म्स coined by LM सांघवी जी, नोट करिए, आगे चलो फिर। ये एक LM सांघवी कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, शायद आपने सुना होगा। 1986 की बात है, राजीव गांधी जी की उस समय सरकार थी, उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है जी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब हम बोलते हैं लोकपाल तो एक पर्सन होता है। जब हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ लोकपाल तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, समझाता हूँ। देखिए आपके घर के पास मान लेते हैं कोई जीएसटी ऑफिस है, उस ऑफिस को आप पढ़ेंगे तो मान लेते हैं वहां लिखा है जीएसटी भवन, और ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा होगा ऑफिस ऑफ, वो डिपेंड करता है, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इस तरीके लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो कमिश्नर है ना वो वहां का हेड, एक पर्सन होगा जिसका वो ऑफिस है। बट ऑफिस ऑफ का मतलब है कि एक्चुअली इसमें कुछ सौ लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल एजी ऑफिस आपने कहीं सुना पड़ा है, ठीक है, ये जो डबल ए लोग बनते हैं ये सीएजी में, वो किसी राज्य में पोस्टेड होते हैं, तो वो एजी ऑफिस में जनरली काम करते हैं, एजी पीएजी। तो एजी एक सीट है, एक पर्सन है, बट क्योंकि उसके आगे ऑफिस लगा तो हो सकता है उस ऑफिस में 1000 लोग, 800 लोग, 400 लोग, 150 लोग काम करते हैं। तो लोकपाल भले एक इंसान है, बट ऑफिस ऑफ लोकपाल का मतलब इसमें बहुत सारे लोग होंगे, इसके मेंबर्स, दिस दैट, बहुत कुछ होगा। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। ठीक है, ये नोट नहीं करना है, करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये सी का मतलब कमिश्नर है, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स में तो एवं ही लिख रहा था तो कुछ भी लिख दो, पिछली बार हो सकता है कुछ और एग्जाम्पल दिया हो, मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है ना। चले आगे चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना एसपी, एसपी का ऑफिस है, एडीएम का ऑफिस है, तो वो एडीएम अकेले नहीं बैठते वहां, सैकड़ों लोग होते हैं, बट जो है वो हेड होते हैं वहां के। दिस इज एल। गौरव, ये जो लोकपाल होते हैं जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो आपने जो पूछा है उसका आंसर यस होगा। जी हाँ, लॉ की फील्ड के बहुत बड़े महारथी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। LM सांघवी, चलिए आगे चलते हैं। अब लोकपाल और मेंबर्स ऑफ लोकपाल जो है ये कौन चुनता है? मेंबर्स ऑफ लोकपाल, आप समझ गए ना, लोकपाल एक पर्सन है, बट मेंबर्स ऑफ का मतलब है मैं ऑफिस की बात कर रहा हूं। नेहा जी, फिर उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता। चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट को दिया गया है। अगर प्रेसिडेंट जी को लगता है कि ये करप्शन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकते हैं। रिमूवल
बाय प्रेसिडेंट। बट ये रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट के मन पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का मान लेते हैं मन हो गया किसी पॉलिटिकल रीजंस के चक्कर में, तो वो रिस्की है। तो यहां पर क्या है, रिकमेंडेशंस ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CJI and two other judges of सुप्रीम कोर्ट। समझ पा रहे हैं आप क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ओम्बड्समैन की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, अभी कर देते हैं। नई सुकन्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत बनी है। लिख देता हूं, वैसे तो आगे लिखूंगा, फिर भी हाँ लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under section 3 of Lokpal and लोकायुक्त एक्ट, लोकायुक्त 2013। देखिए सच बोलूं तो जितना अब तक हमने पढ़ लिया पेपर यहीं पे सीमित हो जाएगा, बट मैं रिस्क नहीं लेता, तो इसलिए थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। Members of Lokpal are appointed by President and removed by President on recommendation of Chief Justice of India and two other judges of Supreme Court. Lokpal is a statutory body. Statutory body का मतलब जो एक एक्ट से बनी हो और जो कि एस्टैब्लिश हुई है, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। अगर आपको हरे वाली बात में कुछ याद रखना है तो सिर्फ दो शब्द है, स्टैट्यूटरी और 2013। श्याम जी धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा, बाकी अभी के लिए आंसर यस है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा इतिहास की तरफ चलेंगे, समझाता हूं कहानी क्या है। काफी लोग डिमांड करते थे कि एक ऐसी सीट होनी चाहिए जो कि जो बड़े बड़े अफसर हैं या जो लोग हैं उनके मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करे। बट ऐसी बड़ी सीट बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज इसमें बड़े लोगों को दिक्कत होगी। तो बड़े लोगों की दिक्कत के लिए बड़े लोग क्यों अपनी ऐसी कोई सीट बना देंगे? आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि जो भी सीट बननी है वो बड़े लोग बनाएंगे। बड़े लोग बड़े लोगों के खिलाफ कोई काम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सभी बड़े लोग हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, तो इस वजह से ये बनने में काफी ज्यादा समय लग गया। लेट मी राइट सम ऑफ द पॉइंट्स। देखिए एक चीज हुआ करती थी, ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिट्रेसल कमीशन। उसने जो है रिकमेंड करा था कि ये लोकपाल लोकायुक्त बनना चाहिए। ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिट्रेसल कमीशन, ये बनी थी 1966 से 1970 में। रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ या सेटिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। इन्होंने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त होने चाहिए, और एज पर देम याद रखना, रिकमेंडेड, मैं बार बार कह रहा हूं रिकमेंडेड, ऐसा है नहीं है, वो हमें अभी नहीं पता। इनके हिसाब से यानी ARC ने जो रिकमेंड करा था वो ये था कि लोकपाल जो है विल डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, और जो लोकायुक्त होंगे अगेंस्ट हायर ऑफिशियल्स, और लोकायुक्त जो है वो होंगे वन एट सेंटर, वन इन एवरी स्टेट। पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा जिससे कि आप छाप सको। स्क्रीन पर जो लिखा है सबसे पहले डिक्टेट करता हूं। ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिट्रेसल कमीशन, 1966 से 1970 रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ या सेटिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त।
अभी ये रिकमेंडेशन है, पूरे पेज पे ऐसा कुछ भी हुआ है नहीं हुआ, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी शुड वेट। इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से लोकपाल जो है वो बड़े बड़े जो मंत्री हैं और सेक्रेटरी हैं, जो सचिव लोग हैं, बड़े बड़े आईएएस वगैरह, उनके खिलाफ जो है जो कंप्लेंट होंगी उसे डील करेगा। ये सेंटर में और स्टेट में जितने भी मंत्री हैं या सेक्रेटरी हैं उनसे एसोसिएटेड कंप्लेंट्स को डील करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो लोकायुक्त है ये एक सेंटर में होगा और एक हर राज्य में होगा, और ये बाकी जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी तो उसे डील करेगा। यानी सेंटर में एक लोकपाल भी होगा, एक लोकायुक्त भी होगा। बहुत बड़े लेवल के अफसर को लोकपाल संभालेगा, उसके अलावा जितने अफसर हैं उन्हें लोकायुक्त संभालेगा। स्टेट में भी सेम चलेगा, स्टेट लेवल मंत्री या फिर जो सेक्रेटरी है लोकपाल संभालेगा, जो बाकी अफसर हैं उन्हें लोकायुक्त संभालेगा। इज द पॉइंट क्लियर? एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, जुडिशरी। कहीं ये लिखा ही नहीं कि जो जजेस हैं वो गलती कर सकते हैं। आई होप आप नोटिस कर रहे हैं, लिख देता हूं ये बात अगले पेज पे। एआरसी लेफ्ट जुडिशरी आउटसाइड द परव्यू, परव्यू का मतलब स्कोप ऑफ लोकपाल। विराज, यस, आईपीएस से भी बड़े होते हैं। 10 मिनट में सब समझ आ जाएगा विराज, चिंता मत करो, अभी वहां तक पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, 1960s की बात है, 66 से 70 तक ये पूरी कहानी बड़ी गर्म थी। और 1968 में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी का उस समय जो है शासन था, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का शासन है। तो उन्होंने बिल पेश करा, बट बिल लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब डेड हो गया, बिकॉज लोकसभा डिसॉल्व हो गई। थोड़ा सा लिख देता हूं, मजा आएगा आपको समझने में। ठीक है, कुछ हाइड हो गया क्या? एआरसी लेफ्ट जुडिशरी आउटसाइड द स्कोप या परव्यू ऑफ लोकपाल। बैक, ठीक है, नोट करो। मैं थोड़ा सा लिखूंगा डेटा, चाहे तो नोट कर सकते हैं वरना जाने दीजिए। आउटसाइड दी परव्यू, PURVIEW, परव्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए, परव्यू मतलब स्कोप, कंट्रोल, स्कोप, छत्र छाया, यानी लोकपाल जुडिशरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दोस्तों 1968 में कहानी चली, बिल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लो। मैं, आप इसे नोट करो, मैं समझाता हूं। देखो, एज पर एआरसी, एज पर एआरसी हायर ऑफिशियल्स, मिनिस्टर सब फंस सकते हैं लोकपाल के कंट्रोल में, बट जजेस नहीं फंस सकते, ये कहानी है। दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस, कीप दिस इन माइंड। बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बट लैप्स्ड, डिसॉल्व हो गई थी लोकसभा, लोकसभा डिसॉल्व। ठीक है भाई, पहले छाप लो आराम से। यस मणि, करने का ही है शायद, आपका पूरा नाम मैं देख नहीं पा रहा। दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस मणि, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, 1968 में बिल पेश हुआ कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस ने बिल पेश करा, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय। ठीक है, फिर 1971 में पेश हुआ, अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1977 मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। फिर 1985 राजीव गांधी जी की सरकार थी। जितनी बार भी इंट्रोड्यूस होता था बिल खत्म हो जाता था, लैप्स हो जाता था। 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार आई, बिल विड्रॉन। समझ पा रहे, ऊपर तक बिल बार बार पेश होता था बट खत्म हो जाता था, इन्होंने बिल विड्रॉ कर लिया। 1996 में देवेगौड़े जी की सरकार आई, यूनाइटेड फ्रंट, शायद आपने कभी सुना होगा, बिल लैप्स्ड। मतलब कोशिश सब कर रहे हैं बट काम नहीं बन पा रहा। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, 2001 में फिर से पेश हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्राई करा, 2011 में हुआ, यूपीए की गवर्नमेंट थी, बिल विड्रॉ हो गया। नोट करना चाहें कर सकते हैं, इग्नोर करना चाहें कर सकते हैं। फाइनली 2011 में एक बार फिर से बिल पेश करा गया यूपीए के द्वारा, और उस समय मनमोहन सिंह जी जो हैं वो थे पीएम, और
बिल पास्ड। समझ पा रहे हैं? यानी स्ट्रगल 1968 से चालू हुआ और 2011 तक पहुंचा। फाइनली 2011 में बिल पास हो गया और इस बिल को पास होने के बाद एक अलग से एक्ट आया जिसे कहा गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ और उसके तहत बना लोकपाल और लोकायुक्त की सीट। ठीक है जी। आप अगर इसे छाप रहे हैं तो मुझे बताइए, वरना मैं आगे चलूं। कोई कमेंट करिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए, कुछ भी, मैं समझ जाऊंगा। लिख लीजिए, वैसे तो देखिए कुछ जाता नहीं है। ठीक है, ठीक है। बिल विड्रॉ कर लिया, यानी माया क्या हुआ, 2011 में पहले बिल पेश करा, बट उसे वापस लेके फिर एक फ्रेश बिल विद सर्टेन अमेंडमेंट्स पेश करा, चेंजेस करके, और वो पास हो गया। कशिश जी, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। छाप लिया, छाप रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अभी बताऊंगा गौरव, अगले पेज पे सब लिखूंगा, चिंता मत करो, डेट वगैरह जो बोली है सब लिखूंगा। एक बार सभी लोग प्लीज कंफर्म कर देंगे तो मैं आगे चलूंगा। जैसे ही आप लोग लिख ले डन, डी, यस, ऐसा कुछ भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। लैप्स का मतलब बिल डेड हो गया, खत्म हो गया, बेकार हो गया। जैसे होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई यानी खत्म हो गई। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूँ। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, काफी समय मैंने दे दिया है। ये पेपर नहीं पूछने वाला, बट जब पूरी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लिखूं ना लिखूं। लिख लो, 10-20 सेकंड, 1 मिनट लगा, लिख के खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं काम की बात पे। लोकपाल एंड लोकायुक्त, यूपीए, ये है ना, कांग्रेस की सरकार, जैसे बीजेपी की अभी एनडीए गवर्नमेंट है, तब यूपीए गवर्नमेंट थी। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2013 वाली बात। और ये कब आया था? 16 जनवरी 2014। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है पूरी वाली, ये जो भी आपके सामने दिख रही है ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड से लिखा गया है। इस एक्ट के हिसाब से लोकपाल रहेगा सेंटर में और लोकायुक्त स्टेट में। यानी वो जो इनिशियल रिकमेंडेशंस थी, वो रिकमेंडेशंस जो है, वो रिकमेंडेशंस को काइंड ऑफ खारिज कर दिया गया और नए सिरे से चीजों को सोचा गया। नोट करिए। क्या लोकपाल जो हैं वो अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा? यस। बट क्या, चलिए पहले लिख देता हूं, रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। एआरसी ने जो भी कहा वो सिर्फ रिकमेंडेशन था, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बड़े अफसर लोकपाल, छोटे अफसर लोकायुक्त, ऐसा नहीं है। लोकपाल सेंटर को संभालेगा और लोकायुक्त स्टेट को। आई हैव नॉट मेंशन टू डेट्स, आई हैव मेंशनड वन एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। डेट is only one, 16th of January 2014. So this act is 2013, but it was we can say with effect from, WEF लिखते हैं ना, with effect from 16 जनवरी 2014। डेट पूछे 16 जनवरी 2014, एक्ट पूछे 2013, ऐसे ही टिक करना है। जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल। अभी एक सवाल आया था कि क्या आईपीएस भी इनके कंट्रोल में आ सकते हैं? यस। प्राइम मिनिस्टर भी इनके कंट्रोल में आ सकते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई गलती करते हैं तो वो भी लोकपाल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उस गलती को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। जितने मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी, डी वैसे खत्म हो गए हैं बट फिर भी किताबी ज्ञान है, लिख लेते हैं। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल ऑफिसेस, यानी आप लोग जो कल को नौकरी पे जाएंगे, आप जनरली ग्रुप बी या सी में काम करेंगे, जनरली स्पीकिंग। जैसे अधिकतर पोस्ट ग्रुप बी वाली है, नॉन गैजेटेड है। डब्ल्यू जो है ग्रुप बी गैजेटेड है, इनकम टैक्स या और कुछ पोस्ट टैक्स असिस्टेंट वगैरह जो है अपना ग्रुप सी रहती हैं। आप सब जो है इसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे।
ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल ये लिख दिया है मैंने आपके सामने। अब लोकपाल भले ही एक इंसान है बट इनकी एक टीम है, यानी लोकपाल के ऑफिस में एक चेयरपर्सन होंगे और 8 मेंबर्स इनके साथ होंगे। लेखपाल पूरे तरीके अलग है लोकपाल से। लेखपाल को तो आई थिंक सिंपल भाषा में अकाउंटेंट कहते हैं ना बस। लेखापाल अलग है, लोकपाल पूरे तरीके अलग है। लोकपाल जो है उसमें एक तो चेयरमैन होंगे प्लस अप टू 8 मेंबर्स ऑफ विच 50% shall be judicial members। ग्रुप ए बी सी डी सब है ना, जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स विराज होते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, सब ग्रुप ए होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईआरएस हो गए। ग्रुप बी में फॉर एग्जांपल आप एक जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, या फिर मान लेते हैं आप एक एएसओ हैं, एमईए में, सीएसएस में, एमएचए में, कहीं पर भी वो सब आ सकते हैं। डबल ए हैं। लोकपाल में एक चेयरमैन होगा, अप टू 8 मेंबर्स, ऐसा फिक्स नहीं है हमेशा 8 होंगे, अप टू 8 लिखा गया, ठीक है। ऑफ विच 50% शैल बी जुडिशियल। तो एक बच्चा शुरू में पूछ रहा था कि सर लॉ एसोसिएटेड है क्या? डेफिनेटली है। ये जनरली जजेस होते हैं, बहुत बड़े लेवल के जो है जजेस को ये गद्दी दी जाती है। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा होता है अपॉइंटमेंट, ये ध्यान रखेंगे, बट एक कमिटी जो है एक्चुअली सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन कमिटी के द्वारा होता है बट अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अगला टॉपिक सीएजी होगा जो कि आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अब जो लोकपाल का बचा हुआ पोर्शन है वो थोड़ा बोरिंग है, पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बस पढ़ के खत्म करते हैं। अभी तक जो सिखाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर 10 सवाल इतिहास में बनेंगे तो 9 यहाँ से सॉल्व होंगे, बचे हुए एक के लिए आगे की बात अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या पता वही एक आपके पेपर में आए। सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन प्लस मेंबर्स। ये जो चेयरमैन और मेंबर्स है ना, ये भले ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट इनका जो सिलेक्शन है वो एक कमिटी के द्वारा करा जाता है, बाय कमिटी। कमिटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है। मैंने आपको बताया है ऑफिशियल अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट बट द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन इज थ्रू अ कमिटी, जिसके अंदर एक प्रधानमंत्री होंगे, एक स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 5 मेंबर कमिटी होगी, 1 2 3 4 और 5। बहुत ही बैलेंस्ड बनाया गया है इसे। प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक बड़े जज, सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक और बहुत बड़े जज जो कि लॉ का ज्ञान रखते होंगे, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे। बैलेंस कैसे करा गया है देखिए, जनरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दोनों से तो खिलाफ ही रहेंगे जनरली स्पीकिंग। अगर ये दोनों मिलकर कुछ पॉलिटिकल फैसला लेना भी चाहते हैं तो ये 3 लोग उस बात को काटने को तैयार है। ये 3 लोग उस बात को काटने को तैयार है, बिकॉज हम मान सकते हैं कि ये दो जो लोग हैं ये 100% ईमानदार हैं। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफ पावर इस कमेटी के अंदर रखा गया है, ठीक है। लोकपाल का कशिश देसी भाषा में काम है, जो बड़े बड़े लोग हैं अगर वो कुछ करप्शन करते हैं या मिसयूज ऑफ पावर करते हैं तो उनके खिलाफ सजा सुनाई जा सके और उन्हें जो है दंड दिया जा सके। एमिनेंट का मतलब बहुत बड़े दिग्गज, ज्यूरिस्ट का मतलब जो ज्यूरी हो यानी जज हो, बहुत बड़े जज। वो कौन होंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, जो प्रेसिडेंट को ठीक लगे वो वहां पे बैठेंगे। 5 मेंबर हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब क्या है, मान लेते हैं किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े मंत्री हैं जो किसी स्कैम में फंस गए और लोकपाल को उस पर स्टडी करनी है, तो कैसे होता है? टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले होता है प्रिलिम्स, यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जिसके लिए 3 महीने का समय होता है लोकपाल के पास, और ये 3 महीने जो है और बढ़ा दिए जाते हैं अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन,
जिसके लिए 6 महीने का समय जो है बांधा गया है, और अगर नीड हो तो 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद होता है ट्रायल, यानी फैसला सुनाने से पहले का समय 12 महीने का होता है ये, प्लस 12 महीने। यानी इसे टाइम बाउंड मैनर में करने की कोशिश करी गई है कि भाई जल्दी से जल्दी 1.5-2 साल के अंदर जो है फैसला आ सके। देखिए आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही ज्यादा समय है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। देखिए ये क्राइम पेट्रोल नहीं है जो आधे घंटे में मुजरिम पकड़ा जा सके। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। जब बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चीजें चलती हैं तो समय लगता है, क्योंकि इंसाफ होना जरूरी है। इसलिए ये सब टाइमलाइंस जो है सेट करी गई हैं, जिससे कि जल्दबाजी में गलत सलत फैसला ना सुनाया जा सके। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं लोकायुक्त की बात, थोड़ी सी हम कर लेते हैं। लोकायुक्त से एसोसिएटेड डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। लोकायुक्त, अब देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि लोकायुक्त ऑफिशियली जो बने हैं वो बने हैं 2013 में। हम सब जानते हैं कि लोकायुक्त जो एक्ट आया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उसकी वजह से ऑफिशियली एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। बट 2013 से पहले पहले ना अधिकतर राज्यों में एक लोकायुक्त की सीट थी। वैसे तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से ये सीट बनी है, बट महाराष्ट्र में ना 1971 में ही एक ऑफिस तैयार हो गया था, 1971 में ही। और इन्होंने अपना स्टेट लेवल पे जो है सब काम कर लिया था। उड़ीसा में एक्ट इन्होंने अपना लॉन्च कर भी दिया था 1970 में, और इट केम इनटू फोर्स इन 1983, 1983 जी हाँ। यानी जब ऑफिशियली भारत सरकार ने कहा कि भाई एक्ट आ गया है, 21 स्टेट्स प्लस दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, ऑलरेडी हैड लोकायुक्त। बट इससे एक फायदा भी हुआ और इससे एक नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ कि समय से पहले ही चीजें तैयार थी तो अच्छा रहा। नुकसान ये हुआ कि कुछ भी सब में सिमिलैरिटी नहीं है। जिस राज्य को जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसी पावर्स जो है दे दी, और उस तरीके चीजें चली। तो हमारे लिए अब इसमें क्या फायदा है? हमारे लिए इसमें फायदा ये है कि पेपर अब यहाँ से सवाल बना ही नहीं सकता। वो कोई स्टेट पीएससी देगा तो उस स्टेट के लोकायुक्त के बारे में उसे पढ़ के चले जाना है। बट एसएससी यहाँ पर नहीं खेलेगा। मैक्सिमम खेले तो ये महाराष्ट्र वाला पूछ सकता है जी पहला कब बना, महाराष्ट्र ने कब बनाया, दिस दैट। अदर देन दैट लोकायुक्त से वो कुछ खास सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है जी। हाँ, एक दो चीज़ें और आ सकती है, वो ये है कि भाई मतलब इनका अपॉइंटमेंट वगैरह कौन करता है, ये थोड़ा सा भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अपॉइंटमेंट जो लोकायुक्त है और उप लोकायुक्त, उप मतलब डेप्यूटी हो गए लोकायुक्त, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। मैं नहीं करता है, तीर कमान मेरी तरफ जा रहा है, नीचे कर देता हूँ इसे। ठीक है, अपॉइंटमेंट लोकायुक्त का, और कई राज्यों में क्या कर रखा है, एक डेप्यूटी करके भी सीट बना रखी है उप लोकायुक्त की, वो गवर्नर करते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला महाराष्ट्र माना जाएगा निधि, बाकी सवाल की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है ना कि सबसे पहला कहाँ पर आया। तो 71 में महाराष्ट्र आया, बट एक्ट कहाँ का आया, ये अगेन इट डिपेंड्स, क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे पूरे तरीके डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशंस, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना है, किसी ने क्वालिफिकेशन फिक्स कर रखी है, किसी ने नहीं कर रखी, इस तरीके है। टेन्योर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट generally, but 5 years of service or 65 years of age, not eligible reappointment. नोट करिए जी।
नहीं राजीव, जैसा है वैसा ही आपको बताया गया है। चलिए जी आगे। एक्ट आने के बाद ऐसा राजन डेटा मैंने कहीं देखा नहीं है, बिकॉज वैसे इस तरीके के सवाल आते नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश का 2014 में आया था, देख लेना एक बार। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, यू विल हैव टू चेक ऑन द इंटरनेट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली नॉट आस्क्ड। स्टिल इफ यू वांट यू कैन स्टडी, आई वोंट स्टॉप यू। आप एक बार खुद पढ़ लेना। अरुणाचल प्रदेश का 14 में आया था, तो मे बी वो होगा, फिर भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया, मैंने काफी समय आपको दे दिया है। लोकायुक्त के क्वालिफिकेशन एटसेट्रा से सवाल नहीं बन सकते, बिकॉज डेटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन यानी कौन कौन इनके कंट्रोल में आएगा जी। वेरीज, यही सर मजा आ गया, बस क्या बताएं, दिल खुश हो गया सर। वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ऐसे ही होना चाहिए हर चीज का, ऐसे ही आंसर होना चाहिए। सुओ मोटो, मोस्ट स्टेट्स अलाउड, यूपी एचपी एएस असम नॉट अलाउड। सुओ मोटो क्या है समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले छाप लो। सुओ मोटो अधिकतर स्टेट्स में अलाउड है, बट यूपी एचपी और असम, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और असम में अलाउड नहीं है। अभी बाय सेल्फ लिख लो, समझा दूंगा, चिंता ना करें। बाय सेल्फ, ठीक है। मैंने आपको लोकपाल के बारे में पहले हिस्ट्री बताई दुनिया की, फिर देश की, उसके बाद थोड़ा डेटा लिखवाया, फिर लोकायुक्त का डेटा लिखवाया। अब एक आखिरी छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ड्रॉबैक लिख रहा हूं दो तीन, क्या पता पूछ ले यहां से सवाल। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, दूसरे नंबर पे एनोनिमस केसेस, तीसरे नंबर पे कंप्लेंट्स ओल्डर देन 7 years नॉट अलाउड। लेट मी एक्सप्लेन माई लॉर्ड। देखो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है, उसमें तीन बातें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि गलत है, जो मुझे भी लगता है गलत है। वो क्या है, सबसे पहले सुओ मोटो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। सुओ मोटो क्या होता है, अपने दम पर, यानी पुलिस वाले ने देखा कि एक इंसान जो है वो किसी महिला की चेन लेके भाग गया, गोल्ड की चेन। तो क्या पुलिस वाले को पहले महिला जाके कंप्लेंट करे? नहीं ना, पुलिस वाले भैया खुद ही चोर को पकड़ने के लिए भाग लेंगे, क्योंकि वो लॉजिकल बात है। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है कि खुद के दम पर कोर्ट को फैसले लेने होते हैं, बट लोकपाल ऐसा खुद नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, लोकपाल को पता लगा कि एक कोई मिनिस्टर है जिन्होंने बहुत बड़ा कोई स्कैम करा है, बट लोकपाल कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट ना करे, बिकॉज सुओ मोटो प्रोसीडिंग अलाउड नहीं है। अब आप समझ गए, यानी पहले कोई आके कंप्लेंट करेगा, उसके बाद ही जो है वो पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सुओ मोटो का मतलब बाय सेल्फ, अपने दम पे, ऑन आवर ओन, लोकपाल नहीं कर सकता कुछ। दूसरे नंबर पे एनोनिमस केसेस। एनोनिमस का मतलब जिसमें किसी का नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कंप्लेंट करनी है आपके खिलाफ, आप एक बहुत बड़े इंसान हैं, तो जनरली मैं अपना नाम बचाना चाहूंगा ना, क्योंकि हो सकता है मेरी जान को खतरा हो जाए। बट ऐसे केसेस अलाउड नहीं है, यानी आपको एज अ पर्सन बताना होगा कि हाँ मैं इस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूं। वो बात अलग है कि उसे सीक्रेट रखा जाने की कोशिश करी जाएगी, बट हो सकता है ऐसा ना हो। यानी जब तक कंप्लेंट के ऊपर सेंडर का नाम नहीं होगा, डिटेल नहीं होगी, तब तक उसे एंटरटेन नहीं करा जाएगा, ये मान के कि हो सकता है कोई जबरदस्ती परेशान कर रहा हो। अगेन ये भी एक ड्रॉबैक है, बिकॉज बहुत बार जो विक्टिम होते हैं वो डरे हुए होते हैं, वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते, उस वजह से मजबूरन वो जो है कंप्लेंट नहीं करेंगे। एनोनिमस केसेस हमेशा सुने जाने चाहिए। तीसरे नंबर पे 7 साल से जो पुराने केस है, कंप्लेंट है, वो नहीं सुनी जाएंगी। मान लेते हैं किसने मुझे 2010 में परेशान करा, और आज मैं चाहूं कि भाई कंप्लेंट कर दूं, तो कहेंगे अलाउड ही नहीं है।
7 साल से ज़्यादा हो गए। ये भी एक ड्रॉबैक है, बट अगेन हर चीज़ जो बनाई जाती है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाई जाती है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं जो आपको बस पता होने चाहिए। कल को कह दे जी इनमें से कौन सा फीचर है नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। आई होप आप लोकपाल के ऑफिस में करते हैं कशिश। आप बाकी वेबसाइट पे जाके आप सब डिटेल पढ़ सकते हैं कैसे क्या करना है। आपको लोकपाल के ऑफिस में जो है कंप्लेंट करनी होती है। ठीक है जी। क्या यहाँ तक की बातें दोस्तों आप समझ पाए हैं? मैंने आज आपको 3-4 बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, और इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आज समय भी थोड़ा ऊपर हो गया, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो है मैं आपके ले लूँ। मुझे उम्मीद थी ये क्लास 11:15 के आसपास खत्म होगी, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ाने में मुझे मज़ा भी आता है, आपको सीखने में भी आई होप आता होगा। ये क्लास यहाँ पे दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ। जो जाना चाहे जा सकता है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में एक ऐसा ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, CAG ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा होपफुली आपको सीखने में। यहाँ से पेपर बहुत सारे सवाल पूछता है। एंड फिर देखते हैं हम आगे कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मुलाकात होगी कल शाम 8 बजे स्पेशल में, और रात को 10 बजे प्लस की क्लास में। यस स्वाति जी, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल, गुड नाइट। शुभराज, पहला पेज चेक करो। लोकपाल का जो टॉपिक शुरू हुआ है वहीं पर आपके पास नाम लिखा है, चेक करो एक बार। ना मिले तो मुझे बताओ। अब मैं डाउट्स देख रहा हूं, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मानता हूँ, बट प्रवीण जी चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप जितना कर पाए उतना कर लीजिए। बाकी अन अकेडमी की टेक्निकल टीम को आप मैसेज करके एक बार उनसे बात कर सकते हैं। मयंक जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और उम्मीद है जल्दी ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ मैं भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। जी हाँ, ये प्रशांत जी मैंने चेक करा था, क्लास पीडीएफ जनरेट नहीं हो रही है। ये कोई छोटा मोटा मतलब छोटे मोटे समय के लिए इशू होगा, होपफुली जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी आप अन अकेडमी की जो टीम है, टेक्निकल टीम, उन्हें मैसेज कर दीजिएगा। विशाल जी ये फिक्स नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जनरली 5 years ऑफ सर्विस और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। श्याम, टेक्निकली कॉमनवेल्थ कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो ब्रिटेन के कंट्रोल में हो, क्योंकि यूके ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं थी, बिकॉज वो ही ब्रिटेन थी, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्री एज सच नहीं मानी जाती। इस वजह से उसे अलग से लिखा गया है, और वैसे न्यूजीलैंड आंसर होगा। देख लेते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने नोट्स में ऐड नहीं करा है बिल्कुल। आप जो है इसे सेल्फ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें एससी पोस्ट के बारे में कवर करी, बट नॉट दिस थिंग, यू कैन ऐड इट। मे बी आने वाले कोर्स में ऐड कर दूंगा। आपके पास प्रवीण हेल्प का ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। आप जब अपना ये अन अकेडमी की साइट चलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं होगा, आप एक बार सर्च करिएगा। पहले का आंसर यस है, बिकॉज लोकसभा में ही वो पेश होता है, तो यस। जी हाँ, ये बढ़िया लाइन है, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करती है निधि जी ये सेकंड लाइन। वैसे एग्जाम इतना बारीकी में नहीं जाएगा, फिर भी समझा देता हूँ। जनरली क्या होता है, ये फाइनेंस बिल की खास बात है कि प्रेसिडेंट पहले कहते हैं कि भाई इसका डिस्कशन करा जाए। ये नहीं कहते कि इसे पास कर दो, फेल कर दो, एसेंट दे दो, रिजेक्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं कि इसका डिस्कशन करा जाए, ही रिक्वेस्ट, ऑफिशियली ये काम होता है, तभी ये उस हाउस में कंसिडर होता है और फाइनली पास होता है। मतलब थोड़ा अजीब है, बट ऐसा ही है। शायद आपको याद होगा निधि, जब मैंने बताया था तब भी ये बात वहां पे बोली थी कि भाई थोड़ी अजीब बात है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, जितना आए कर लेना, वरना जाने देना। यस शुभराज जी, आपने बिल्कुल सही जो है देखा है, और ये वैसे मैंने बताया था। आई होप आपने नोट्स में लिखा होगा, बिकॉज ऐसी चीजें मिस नहीं करनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। कमलेश जी, हाल फिलहाल का तो कोई कोर्स नहीं है, करीब 1.5-2 साल पुराना कोर्स होगा, बट मैथ्स बदलती नहीं है। अब भी फॉर्मूला सर्कल का पाई आर स्क्वायर ही है, जहां तक मुझे पता है। L/B ही होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो चीजें काफी हद तक सेम है, बिकॉज पैटर्न भी ऐसा कुछ नहीं बदल रहा है मैथ्स का 3-4 साल से। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। लिंक अभी मेरे पास ऐसे हैंडी अवेलेबल नहीं है। ये आपको प्रतियोगिता मंत्रा जाकर वहां से प्लस में जाना होगा, और कंप्लीटेड का फिल्टर लगाना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा, और आपको जुलाई 2021 के आसपास 2 प्रैक्टिस कोर्स मिलेंगे। एक MTS का होगा,
करीब 8 10 12 सेशन होंगे, और एक होगा न्यू पैटर्न क्वांट्स एमसीक्यूज करके, ये इसमें आई थिंक 9 सेशंस होंगे। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, बेहतरीन कोर्सेज हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर सेट्स करा रखे हैं। और एक ऐसी 80 81 सेशंस का एक मैंने आपको थ्योरी कोर्स दे रखा है, आप ये चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, सजेशन है, अगर थ्योरी कोर्स जनरली थोड़ा लंबा रहता है, 80 सेशन का, तो थोड़ा लंबा चौड़ा कोर्स हो गया, प्रैक्टिस वाला तो लगा ही लेना, क्योंकि इसमें मैंने अपने मनपसंद के क्वेश्चन नहीं कराए, एसएससी की मनपसंद के क्वेश्चन जो है कराए हैं। नहीं निधि, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं हाउस से। प्रिया जी करीब 5 या 6 क्लासेस आप मान सकते हैं। जया जी आप इसका क्या तरीका है, कोई बताना चाहे जया जी के सवाल का आंसर तो बता सकते हैं, वैसे तो शो होनी चाहिए, अगर आपने प्रतियोगिता मंत्रा को फॉलो करा हुआ है तो चेक कर लेना एक बार। बाकी कोई और चाहे तो जया के सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, बिकॉज यू नो द थिंग्स बेटर देन मी, कि आपके पार्ट पे कैसे चलता है। सुबह 8 बजे क्लास नहीं थी सुमित जी, शाम को 8 बजे क्लास थी, कल भी शाम 8 बजे क्लास है, वो आप लगा सकते हैं। माया जी लोकसभा होगा इसका आंसर। जया जी कमेंट्स एक बार आप देख लीजिएगा, आई होप आपके सवाल का आंसर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। देखिए, फॉर्म फिल करना और पेपर निकालने में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन कौन से पेपर दे चुके हैं, उसमें आपका क्या स्कोर है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है ना। प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है। 10 फॉर्म भर देना कि पीसीएस आ रहा है वही भर दूं, सीएसआईआर आ रहा है वही भर दूं, ये वो सब भर दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको जो है सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको बनना क्या है लाइफ में। अगर आपको एएसओ बनना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, डब्ल्यू बनना है, ऐसा कुछ बनना है, तो आपको उस तरीके चलना है। आपको मान लेते हैं कुछ और बनना है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है ना। सारे पेपर दे देना कोई समझदारी नहीं है। सबका सिलेबस जैसा आपने कहा है कि अलग अलग होता है, तो सबसे पहले आपको देखना है आपको बनना क्या है, फिर उसके सिलेबस पे काम करना है, उसके कोर्सेज को अच्छे से लगाना है, और तब पढ़ाई करनी है। ठीक है, सबके फॉर्म मत फिलअप करिए। कुछ कॉमन जैसे पेपर्स होते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट मैं सेम ही कहूंगा, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ भी काफी हद तक है ही। स्टेनो का सिलेबस तो सेम है, बस थोड़ा शॉर्ट हैंड का थोड़ा अलग से एफर्ट लगता है। एमटीएस है, इन सबके सिमिलर सिलेबस है, इफ नॉट सेम वेरी मच सिमिलर है। तो इन सबको भर के इनकी आप तैयारी एक साथ कर सकते हैं। बट बाकी जो पेपर्स हैं, जैसे आप सोचे कि मैं बैंकिंग का भी भर दूं, वो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। अगर आपको बैंक में जॉब करने का शौक है तो बिल्कुल भरिए, बट फिर एसएससी की तैयारी करने का कोई सेंस नहीं है। अब देखिए कंपटीशन ज्यादा है, तो एक ही जगह पे पूरा फोकस लगाना होगा, तभी फायदा होगा। नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फॉर्म भरना ऐसा नहीं है, आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको कोई ऐसे लिमिट तो है नहीं कि इतने ही देने हैं उतने ही देने हैं अटेम्प्ट। आप फॉर्म भरिए, बट लिमिटेड फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी कीजिए, बस इतना सा है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। रुको मैं यहीं पे लिंक दे देता हूँ। आप एक काम करो, आपका नाम मैं नहीं देख पा रहा, अभिषेक है शायद आपका नाम, आप प्रतियोगिता मंत्रा पे जाओ, प्लस पे जाओ, कंप्लीटेड का फिल्टर लगाओ, मेरे कोर्सेज दिखेंगे आपको, जैसे हिस्ट्री का, इसका, उसका। ठीक है, उन सभी कोर्सेज के डिस्कशन फोरम में जाओ, जिसे आप अपडेट सेक्शन के नाम से भी जानते हो। किसी एक कोर्स में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम की पीडीएफ। उस पीडीएफ में इकोनॉमिक्स का एक कोर्स होगा, वहां पे एक लिंक होगा, लिंक को कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो, वो कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कोर्स नहीं है वो जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब मैं अपने दम पे अपने तरीके का फैसला ले सकता हूँ, हिंदी में विवेक कहते हैं इसे, जहां तक मुझे पता है। यानी मेरा डिस्क्रिशन है कि मैं पार्टी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। प्रवीण जी ने एक लिंक भी दे दिया है, मैं इसे आपके लिए पिन कर रहा हूँ, आप इस पे क्लिक करके जो है एनरोल कर सकते हैं।
ज्वाइंट कमेटी अलग है, सिटिंग अलग है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। ज्वाइंट कमेटी कभी बनती है तो वो उसमें रेशो 2:1 रहता है। ज्वाइंट सिटिंग में तो सारे हाउस मिल जाएंगे, मतलब दोनों हाउस मिलके एक साथ बैठे हैं, बस इतना सा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टैटिक जीके का लिंक नहीं मिल रहा है मनीषा जी, अभी मैंने एक सजेशन दिया था यहाँ पर कि आप जो है वही इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स वाले रास्ते पे जाएंगे, वहां पर आपको स्टैटिक का लिंक भी मिल जाएगा। सर पिछली क्लास में सीएम ओपी के एमपीएम लिखवाए थे। थ्योरेटिकली यस प्रशांत जी, क्यों नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स फॉर दैट। सबसे पहले वो डेटा एज ऑन डेट था तो वो सही रहेगा। सेकेंडली इसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं प्रैक्टिकली, मतलब ये एज एन एजुकेटर नहीं, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ। तो अभी तो डेटा वैसे वो चेंज नहीं होगा, जब होगा, अगर होगा तब तक आप जॉब में होंगे, काफी समय हो चुका होगा आपको जॉब में। मोहम्मद जी, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप अन अकेडमी की टेक्निकल टीम को मैसेज करेंगे तो वो ठीक कर देंगे, होपफुली जल्दी ही वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्या है, आपको मैं समझाना चाहूँगा, पीडीएफ मैं अपने कंप्यूटर से नहीं बनाता, वो ऑटो क्रिएट होती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो जो भी स्लाइड पे मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ वो सब क्रिएट होती जाती है, कंप्यूटर का करता है वो काम, और अपने आप ही वो आपको वहाँ पे शो हो जाती है। इसमें एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ भी नहीं होता, ये सब अपने आप होता है। माया जी, आपका डाउट मैं नहीं समझा, क्या है? शायद आप ये पूछ रहे होंगे, देखिए कई बार क्या होता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है ना, एक छोटा सा एक सिनेरियो क्रिएट करके बता रहा हूँ। उसमें कैसे चलता है जी कि भाई, मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने जो है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस समय थी, वो भी 50% से नीचे थी, तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, एक पर्सन को मौका दे दिया और उस पर्सन ने गवर्नमेंट बना दी। तो आपको याद होगा ना, उसे मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है लोकसभा में। तो वो काम इन लोगों ने करा था सरकार बनाने के बाद। जनरली ऐसा तब होता है जब कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, ये सब डेटा तो लिखवाया गया आपको। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होगा जर्मनी वाले के साथ। देखिए जर्मनी जो है, वहां पर कॉन्सेप्ट था कि अगर नीड हो तो चीजें सस्पेंड करी जा सके। जर्मनी का ऐसे याद कर लो भाई, जर्मनी से जुड़े हैं अपना हिटलर भाई, तो हिटलर भाई जो है वो सस्पेंशन में बिलीव करते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये सब तो लिखवाया गया है वैसे आपको। बाकी एग्जैक्ट डाउट उज्जवल क्या है वो मुझे लिख के दो, तब मैं आपकी बेटर जो है मदद कर पाऊंगा। डाउट क्या है? मेरी प्यारी आंखें, मैं एक काम करता हूँ उज्जवल, अभी समझा देता हूँ, इसके बाद चिंता मत करो। ठीक है, आपका डाउट क्या है? स्टेटमेंट 3। द सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट आर, पहला तो ठीक है जी। थोड़ा बारीक है भी मामला। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनियन स्टेट, ठीक है। When the parliament enacts a law on request of two states, then the law made by the parliament, that when the parliament enacts a law on request of two or more states, लिखा है शायद ये, मैं भी समझा देता हूँ, चिंता ना करें उज्जवल। then that law made by parliament on the state list, नहीं ऑल पे क्यों होगा, ये नहीं है ना, ये तो सही है। अभिषेक, एग्जैक्ट डाउट क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है।
आ जाओ भाई, देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूँ उज्जवल, आप ध्यान से सुनिएगा और बाकी सब भी एंड अदर्स सब सुन लीजिए। अगर इमरजेंसी एसोसिएटेड सवाल आता है तो क्या करना है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था इमरजेंसी प्रोविजन, यहां तक क्लियर? एक तो 15 सेकंड का लैग है ना, ये बड़ी समस्या है। एड जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। दूसरे नंबर पे जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमर रिपब्लिक, जैसा भी कहना चाहें, इसमें था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या आपको फर्क समझ में आ गया? ये है क्रिस्प डिफरेंस, सीधा सीधा। सस्पेंशन जर्मन वाले से जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। कहाँ गया? 117 था ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत ऑप्शन है, मस्त रहो, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शंस गलत बने हो या इस बुक में टाइपिंग में कोई गड़बड़ हो गई हो, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और बाकी जुगाड़ लगाना हो तो जुगाड़ में देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, ये टिक कर आगे बढ़े। समझ गए क्या लॉजिक है? यानी वैसे डेटा यही है, बट अपने को वो अपने 2 नंबर से मतलब ज्यादा होना चाहिए, फिर भी ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है, आप चिंता ना करें। चलिए, आई होप आप सबको